हेलो एवरीबॉडी। जो अपना पीवाईक्यू सीरीज चल रही है 2014 के टीयर 1 के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने की, बेटा अपन पहुंच चुके हैं उसमें 13 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में, है ना। तो अपना पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपने इंग्लिश वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला कोई वर्ड दे रखा है ना। तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट दैट कैन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली, अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना, और हमें उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, सही करना है। मतलब 3 है वो गलत दे रखे है और 1 जो है उसको हमें सही करना है। तो सारे शब्द किससे बने हुए हैं, मेंटेन करने से। सारे शब्द किससे बने हैं, मेंटेन, MEINTAIN, मेंटेन से। ओके, जब बेटा अपने इसमें ANC जोड़ते हैं ना, मेंटेनेंस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेन का तो मेन ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें बना दो आगे 10, ठीक है, और आगे जोड़ दो ANCE, मेंटेनेंस। तो ये क्या बन जाएगा अब, मेंटेनेंस। तो क्या बन जाएगा, मेंटेन और आगे एंस। तो देखो ये रहा मेन, ये रहा 10 और ये रहा एंस, मेंटेनेंस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या दे रखा है भाई, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है इन सारे शब्दों की जगह पर, है ना। तो ए पर्सन हु इज अनश्योर, एक आदमी जो श्योर नहीं है अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो आदमी कंफर्म नहीं है, जो जिसको पता नहीं है ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ठीक है ना। GNO, नो का मतलब होता है जानना, इस नो का मतलब होता है जानना। इसी से बने हुए शब्द होते हैं नोस्टेल्जिया वगैरह, कभी बाद में बताऊंगा। इस नो का मतलब होता है जानना, नो, ठीक है ना। और जब इसके पहले ए लग गया तो इसका उल्टा बन जाएगा, एग्नोस्टिक, जो नहीं जानता ईश्वर के बारे में। अच्छा, एक शब्द होता है थीस्ट, थियो, थियो का मतलब होता है रिलीजन। रिलीजन का संबंध किससे है, गॉड से, ठीक है ना। तो जो ईश्वर को मानता है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा थीस्ट, वो हो जाएगा थीस्ट। जो ईश्वर को नहीं मानता वो हो जाएगा एथिस्ट, वो हो जाएगा एथिस्ट, ठीक है ना। जो ईश्वर का अस्तित्व मानता है कि भगवान नाम की चीज होती है, वो तो थीस्ट होता है। जो बोलता है ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, तो वो एथिस्ट होता है। तो ये हो गया एथिस्ट, नास्तिक, ये थीस्ट हो गया आस्तिक, और एग्नोस्टिक जो ईश्वर को, जो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता। इग्नोरेंट, जो चीजों के बारे में नहीं जानता। वन हु डज नॉट नो, वन हु एक आदमी जो डज नॉट नो नहीं जानता है, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, अबाउट समथिंग, समथिंग का मतलब कोई भी चीज। इसका मतलब क्या हो गया, इलिटरेट है वो, इलिटरेट है वो आदमी। क्या चीज है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है वो आदमी, अनएजुकेटेड है, ठीक है ना। ऐसे आदमी को अंधेरे में रखा गया है, मतलब उसको, उसके सामने ज्ञान का प्रकाश हुआ ही नहीं कभी। तो बी नाइटेड है वो आदमी, क्या चीज है, बी नाइटेड, बी नाइटेड है, GHTED, बी नाइटेड है। तो BNIGHTED, बी नाइटेड, ठीक है। अच्छा, थियो से बने हुए कुछ एक शब्द और होते हैं, थियोलॉजी, थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट, ठीक है ना। पॉलीथिस्ट, पॉलीथिस्ट। आज आपको ये सारे के सारे शब्द देखने हैं, ये सारे धर्म से बने हुए हैं। मोनोथिस्ट की जगह मोनोथीज्म भी हो सकता है, और पॉलीथिस्ट की जगह पॉलीथीज्म भी हो सकता है। आपको ये सारे के सारे शब्द देखने। थियोक्रेसी, धर्म के आधार पर अगर किसी देश में शासन किस आधार पर चलता है, धर्म के आधार पर, तो वो होती है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी। और इसको फॉलो करने वाला कौन हो जाएगा, थियोक्रेट हो जाएगा। आपको ये सारे शब्द आज देखने हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा अभी इसका, एग्नोस्टिक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किए हुए शब्द का एंटोनिम देखें। शब्द क्या दे रखा है, बेबल। बेबल का मतलब होता है ऐसे शब्द निकालना मुंह से जो मीनिंगलेस है और अनइंटेलिजिबल है, जिनका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ बोलना। बेबल का मतलब होता है कुछ बोलना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्वाइट। इसका मतलब हो जाएगा शांत। इसका मतलब होता है मीनिंगलेस वर्ड्स, मीनिंगलेस और जो समझ में भी नहीं आते, एंड अनइंटेलिजिबल।
इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में आ जाए, और अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में नहीं आती, ऐसी साउंड, ऐसी आवाजें, ऐसी साउंड, उसको बोलते हैं बेटा बोलना, तो कुछ ना कुछ बोल रहा है वो, क्वाइट है तो शांत हो जाएगा। रेंट्स का मतलब होता है गुस्से में या शिकायत में किसी को कुछ बोलना, टू से या टू स्पीक, कुछ कहना या कुछ बोलना, कैसे, एंग्रीली, गुस्से में, एंड लाउडली, और जोर से, ठीक है ना, गुस्से में किसी को कुछ बोलना। तो इसके लिए मैं आपको तीन बढ़िया से शब्द दे रहा हूं, दो तीन शब्द, एक डायट्राइब, डायट्राइब, ठीक है ना, एक होता है, एक बढ़िया सा शब्द होता है इसके लिए हैरेंग, हैरेंग, हैरेंग। एक इसके लिए बेटा अच्छा सा शब्द होता है टाइरेड, टाइरेड। इन सभी का मतलब होता है गुस्से में भड़ास निकाल देना, रेंट करना। टॉकेटिव, ज्यादा बात करने वाला, वर्बोस, वर्बोस। लोकेशियस, लोकेशियस। टॉकेटिव, टॉकेटिव, ठीक है। गैरुलस, ज्यादा बात करने वाले को गैरुलस भी बोल सकते हो, गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, ठीक है ना। चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स, इन सभी का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। गॉसिप, लोगों के बारे में फालतू की बातें करना, इनफॉर्मल बातें करना लोगों के बारे में, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल बातें करना लोगों के बारे में, इसको अपन बोल सकते हैं हियर से। हियर का मतलब सुन लिया, और से मतलब आगे बोल दिया, मैंने इसे सुना उसके बारे में, है ना, तो ये र्यूमर भी हो सकती है, इसको र्यूमर भी बोल सकते हो। स्मॉल टॉक, छोटी छोटी बातें, टैटल, टैटल बोल सकते हो। चिट चैट बोल सकते हो, चिट चैट भी बोल सकते हो। चैटर भी बोल सकते हो, जिसको आप चैटर भी बोल सकते हो, चैटर, ठीक है ना। तो ये सारी होती है गपशप, लोगों के बारे में अफवाहें, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, क्वाइट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दे रखा है भाई, एवरी वन कॉल्ड द रिपोर्टर ए डेयर डेविल, और हमें इसका बताना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन के पार्ट का हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो डेयर का मतलब क्या होता है, क्रेज, साहस। डेविल का मतलब होता है शैतान, एक ऐसा आदमी जो शैतान जैसा है, ठीक है ना, और जिसमें बहुत सारा साहस भी भरा हुआ है। तो डेयर डेविल आदमी होता है कैसा, जो किसी चीज से डरता नहीं है, उसको डेयर डेविल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, फियरलेस पर्सन, ठीक है। हाइपोक्राइट कौन होता है, पाखंडी आदमी, बताता कुछ और है अपने बारे में, एक्चुअल में है कुछ और, बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं, जिसने मतलब एक फाल्स अपीयरेंस बना रखी है। पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहन लेना, फॉल्स का मतलब झूठी, और अपीयरेंस मतलब शक्ल, ठीक है ना। भेड़ की खाल में भेड़िया, ऐसे लोगों को बोलते हैं इम्पोस्टर, ऐसे आदमी को बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है ना। ऐसे आदमी को बोल सकते हैं सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस, ठीक है। ऐसे आदमी के लिए एक बढ़िया सा शब्द और होता है मेरे दिमाग, शार्लटन, ऐसे आदमी को बोल सकते हैं शार्लटन, शार्लटन, ये बढ़िया शब्द है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। इम्पोस्टर का एक फोनी भी हो सकता है ऐसा आदमी, मतलब बातें बनाने वाला, बस बातें हैं उसके पास और कुछ नहीं है, फोनी भी हो सकता है, ठीक है। कॉमन में नाम आदमी होता ही होता है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन आदमी, सिग्निफिकेंट है तो महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट है तो महत्वहीन आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फियरलेस पर्सन। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है अपने को, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है हमें। तो शब्द क्या, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर, लिटरेट है तो साक्षर, इलिटरेट है तो निरक्षर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो यही हो जाएगा। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता, ठीक है ना, जो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता वो कौन होता है, डम, ठीक है ना। अब आपको 3 शब्द और दे रहा हूं, वो खुद ने देखने हैं। अगर डेफ होता तो क्या होता, ठीक है, ब्लाइंड होता है तो वो क्या नहीं कर सकता है, और लेम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीफ किसको बोलते हैं, ब्लाइंड किसको बोलते हैं, लेम किसको बोलते हैं, ये आपको खुद को देखना है, ठीक है ना। वन हु इज वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड आदमी, लर्न्ड, इसको बोल सकते हैं लर्न्ड आदमी, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं एरुडाइट, इसको बोल सकते हैं एरुडाइट आदमी, ठीक है ना। हाईली रेटेड थिंग, ऐसी चीजें जिसकी बहुत उच्च कोटि की है, तो अक्लेम्ड, इसको बोल सकते हैं अक्लेम्ड, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं सेलिब्रेटेड, इसको अपन बोल सकते हैं सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। इसको अपने बोल सकते हैं स्टीम्ड, ऐसी चीजों को अपन बोल सकते हैं स्टीम्ड। अगर कोई स्टीम्ड चीज है, सेलिब्रेटेड चीज है, अक्लेम्ड चीज है, तो वो बहुत ही हाईली रेटेड है, उच्च क्वालिटी की चीज है फिर वो, ठीक है ना। चलो बेटा
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 6 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड, मीनिंग बताना है ऑफ गिवन इडियम का। तो राधिका स्टूड, राधिका खड़ी थी, बाय मोनिका साइड, मोनिका की साइड में, थ्रू थिक एंड थिन। थिक किसको बोलते हैं, हाथी की टांगे कैसी होती है, थिक, और थिन का मतलब होता है पतला, है ना, स्लिम, थिन का मतलब होता है स्लिम, ठीक है, और थिक का मतलब होता है फेट, ठीक है ना। तो मोस्ट थिक और थिन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये थिक का मतलब मोटा, इसका मतलब पतला। तो हालात चाहे कैसे हो, चाहे हालात अच्छे हो और चाहे बुरे हो, अगर आप किसी आदमी के साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़े हो तो हर हालात में आप उसके साथ खड़े हो, चाहे हालात अच्छे हो और चाहे हालात बुरे हो। तो क्या हो जाएगा, अंडर इजी सिचुएशंस, ये तो नहीं होगा। इन ऑल द हैप्पी मोमेंट्स, नो, इन मोमेंट्स व्हेन मोनिका कुड नॉट कंप्लीट सम सिंपल टास्क, नहीं, गलत बात। अंडर ऑल कंडीशंस, हर हालात में, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, चाहे वो हालात कितने चैलेंजिंग और चाहे कितनी डिफिकल्ट है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं भाई। तो इसमें क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन, 4 शब्दों को अंडरलाइन कर रखा है, आउट ऑफ विच 1 वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, एक शब्द है वो मिस स्पेल्ड कर रखा है। एब्सोल्युटली में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर में कोई दिक्कत नहीं है। एक्जिलरेटेड और सेंसेशन, एक्जिलरेटेड की स्पेलिंग गलत है बेटा, एक्जिलरेटेड की स्पेलिंग होती है एक्जिलेरेट, है ना। तो एक्जी में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आई होता है, जैसे एग्जीबिशन होता है ना, एग्जीबिशन, जैसे एग्जीबिशन, EXHIBITION, एक्जी। तो इसका एक्जी बना है, तो इस प्रकार इसका भी क्या मतलब बन जाएगा यहाँ पर, एक्जी। और एग्जीबिशन की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। सेंसेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर में कोई दिक्कत नहीं है, और एब्सोल्यूट है, उसमें क्या जोड़ दिया, एलवाई जोड़ दिया। एब्सोल्युटली किससे बन गया, एक्चुअल में ये शब्द था एब्सोल्यूट और उसमें इसने एलवाई जोड़ रखा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन 8 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हमें क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बेटा क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड क्यों नहीं है, ये मेक की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और थर्ड फॉर्म का यूज हेल्पिंग वर्ब के बिना इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव कैसे बनेगा, वॉज लगा दो या वर लगा दो और साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। अच्छा पहले क्या चला जाएगा, पेनकेक्स, बाद में कौन आ जाएगा, मार था, तो पेनकेक्स एक एक ज्यादा है, तो वर वाला देख लो जिसमें वर प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो। तो ये रहा वर प्लस थर्ड फॉर्म। वर तो यहां भी है लेकिन आगे बीइंग लगा रखा है, बीइंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पेनकेक्स है, ये पहले चला गया, और बाई मार था ये देखो बाद में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्द का एंटोनिम बताना है हमें। तो ब्रैकेट में क्या दे रखा है, सेल। सेल मतलब बेचना, इसके उल्टे दो ही अर्थ होते हैं, या तो बाई और या परचेज। ठीक है, आप छोटी मोटी चीजें रोजाना खरीदते हो वो तो बाई करते हो, और कोई बड़ी चीज है, घर है, गाड़ी है, वो खरीदते हो वो परचेज होता है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा बन जाएगा, यही बन जाएगा बेटा बाई वाला। लोन क्या होता है, लोन किसको बोलते हैं, मनी दैट यू लैंड फ्रॉम समबडी, मनी दैट यू लैंड, मनी दैट इज लेंट, उधार दिया गया है, टू यू, वो पैसा जो आपको उधार दिया गया है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एडवांस। इसको अपन बोल सकते हैं एडवांस, या लेंड करना भी बोल सकते हैं, इसको लेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जिसको डेट भी बोल सकते हैं, DEBT, डेट भी बोल सकते हैं, कर्जा। ठीक है, अच्छा भाई इसके बाद में देखो ये रेंट, ये रेंट किसको बोलते हैं, रेंट, इस रेंट का मतलब होता है किराया। आप किसी चीज के लिए, घर के लिए, मकान आदि के लिए जो रेगुलरली पैसे चुकाते हो ना, उसको बोलते हैं रेंट, किराया। ठीक है ना, तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसके लिए अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं भाई चार्ज करना किसी चीज का। या इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द होता है रेंट के लिए, मेरे दिमाग में से निकला एक शब्द होता है, रेंट का मतलब होता है फेयर भी बोल सकते, हायर, हायर बोल सकते हो, चार्टर, हायर करना भी बोल सकते हो, और इसको चार्टर भी बोल सकते हो, चार्टर बोल सकते हो, चार्टर। ठीक है ना, आप इसको लेट भी बोल सकते हो, और आप इसको लीज भी बोल सकते हो। ये सारे शब्द किसके लिए होते हैं, रेंट के लिए होते हैं। ठीक है ना,
हाँ, और एक शब्द होता है फेयर, एक शब्द होता है फेयर, ये बेटा होता है किराया होता है, ये भाड़ा होता है ट्रेवल करने के लिए, मनी पैसा जो हमें चुकाना पड़ रहा है किसके लिए, टू ट्रेवल यात्रा करने के लिए, किसमें, बाई बस, इन बस, ट्रेन, ठीक है, या कोई टैक्सी या कुछ भी हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है, उसके लिए इन साधनों में यात्रा करने के लिए हम जो पैसा चुकाते हैं वो फेयर होता है। और हमने कोई घर वगैरह किराए पर ले रखा है, बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, उसके लिए जो हम चुका रहे हैं वो क्या चीज है, वो होता है, उसको हायर बोल सकते हो, चार्टर बोल सकते हो, लेट बोल सकते हो, लीज बोल सकते हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं बेटा। तो इसका आंसर तो बाई हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि सेल का मतलब बेचना और बाई का मतलब खरीदना हो जाएगा। और इसने पूछा भी क्या है, इसने एंटोनिम पूछ रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को, ठीक है ना। तो अंडरलाइन तो इसको कर रखा है, इसको कर रखा है, ठीक है। तो द कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक संगीत इज यूजुअली परफॉर्म्ड, परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, अब संगीत को परफॉर्म करेगा तो कौन होगा, संगीत वाले ही होंगे ना, तो वो तो म्यूजिशियन हो जाएंगे, फिर वो तो कौन हो जाएंगे, संगीत को परफॉर्म करने वाले कौन होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं बेटा, म्यूजिशियंस, ठीक है ना। तो एक्टर्स थोड़े ना होंगे, वो तो म्यूजिशियंस होंगे। तो म्यूजिशियंस किसका है, ये रहा म्यूजिशियंस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एनसाम्बल का मतलब किसको बोलती है, ये एनसाम्बल शब्द लिखा है ना, एनसाम्बल, इसका मतलब होता है ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप, किसको बोलेंगे, अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटा समूह, किसका है वो, ऑफ म्यूजिशियंस एंड डांसर्स, जिसमें डांसर्स भी है और जिसमें एक्टर्स भी है, एंड जिसमें कौन शामिल है साथ में, एक्टर्स भी शामिल है, ठीक है ना। सिंगर्स का बैंड हो जाएगा, डायरेक्टर्स का बोर्ड हो जाएगा, जजों का पैनल हो जाएगा या ज्यूरी हो जाएगी। जजों का पैनल भी होता है और जजों की ज्यूरी भी होती है, जजों का बेंच भी होता है, जजों का 3-4 जज होते हैं ना, तो उन जजों का पैनल भी हो सकता है, ज्यूरी भी हो सकती है और बेंच भी हो सकता है, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द हमें उसका एंटोनिम बताना है। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या चीज है बेटा, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, अमीरी। प्रोस्पर कौन होता है, प्रोस्पर का मतलब होता है अमीर, प्रोस्पर का मतलब होता है अमीर, और प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या बन जाएगा, अमीरी, है ना, रिचनेस, रिच। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेलियर, फेलियर हो जाएगा। एफ्लुएंस है, एफ्लुएंस का मतलब तो अमीरी होता है, ये दोनों तो एक ही होते हैं। इसका मतलब ओप्युलेंस भी हो सकता है, इसका मतलब ओप्युलेंस भी हो सकता है, ओप्युलेंस का मतलब भी अमीरी होता है और प्रोस्पेरिटी का मतलब भी अमीरी होता है। सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, सुरक्षा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द फीलिंग ऑफ बीइंग सेफ, बीइंग सेफ, आपके अंदर जो सुरक्षित होने की फीलिंग आती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। इसके लिए अपन क्या शब्द बोल सकते हैं, इम्यूनिटी, इसको अपन बोल सकते हैं इम्यूनिटी, इसको अपन बोल सकते हैं डिफेंस। अगर कहीं पर ये डिफेंस दे रखा हो और अगर कहीं पर एक ऑप्शन ये डिफेंस दे रखा हो, तो आपको सही किसको मानना है, सी वाले को। ये अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, शील्ड। शील्ड का मतलब भी क्या होता है, ढाल। ढाल किसका काम करती है, हमारी रक्षा करती है। युद्ध भूमि में जो सैनिक लड़ते थे तो उनके पास ढाल होती थी ना, वो उनकी रक्षा करती थी, वो शील्ड भी बोल सकते हैं। गार्ड, जिसको अपन गार्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्योर, सिक्योर किससे बना है, सिक्योरिटी से बना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बन सकता है फेंस, फेंड, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, सुरक्षा करना, ये तो वर्ब है ना, सिक्योर मतलब सुरक्षित करना, तो फेंस, फेंड और सेफ गार्ड। आपको इसी से बना हुआ, फेंड से बना हुआ एक शब्द और देख के आना है, फेंड ऑफ, फेंड ऑफ। कोई दुख या संकट आपके आसपास आ रहा है और आपने उसको दूर भगा दिया तो उसको फेंड ऑफ करना बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द होता है स्टेव ऑफ, दूर भगा देना, उसको बोलते हैं स्टेव ऑफ। तो आपको ये दोनों शब्द आज देखने हैं, स्टेव ऑफ और फेंड ऑफ दोनों देखनी है, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को क्या दे रखा है भी, 12 में अपने को दे रखा है अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नीचे दिए गए शब्द जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसको हमें उसका एकदम सही सिनोनिम बताना है। परसीवियरेंस, परसीवियरेंस, परसीवियरेंस बोलते किसको, सबसे पहले तो ये देखो, इसका मतलब होता है डिटरमाइंड कि मैं ये काम करूंगा तो करूंगा ही, अपने एफर्ट कंटिन्यू रखना। तो क्या हो जाएगा,
टू कंटिन्यू या कंटिन्यूड एफर्ट्स, या कंटिन्यूड एफर्ट्स। कंटिन्यूड मतलब रोक दिए या जारी है, जारी रखे गए एफर्ट्स किस काम के लिए? टू डू समथिंग, टू डू समथिंग या टू गेट समथिंग, टू डू समथिंग या टू गेट समथिंग। कुछ कोई काम करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए, हिम्मत हार के बैठना नहीं, जुझारूपना इसका मतलब होता है, जुझारूपना, ठीक है ना। तो इसका इसने पूछा क्या है सिनोनिम? डॉग्डनेस। डॉग्डनेस का मतलब भी क्या होता है? जुझारूपना। मैं आपको इन दोनों, ये इसका सिनोनिम है परसिवियरेंस का जुझारूपन, डॉग्डनेस का मतलब भी जुझारूपना। अब इसके लिए मैं 3-4 शब्द और बता रहा हूं। इसको आप बोल सकते हैं, बंदा जिद्दी होता है तो ऑब्ड्यूरेट होता है। कौन होता है जिद्दी बंदा? ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट, इससे क्या बन जाएगा? ऑब्ड्यूरेसी, ठीक है ना। स्टबरन का मतलब होता है जिद्दी आदमी, स्टबरन का मतलब होता है जिद्दी आदमी। अच्छा, जिद, जिद को क्या बोलेंगे? स्टबरनेस बना देंगे, स्टबरनेस बना देंगे। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी आदमी, और ऑब्स्टिनेसी है तो जिद, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है ना। हमें बनाना है जिद तो ऑब्स्टिनेसी बना दो इससे, ठीक है ना। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है जिद्दी, स्टेडफास्ट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है ना। अब इसको जिद जिद बनाना है तो स्टेडफास्टनेस बना दो, ठीक है ना। परसिवियरेंस तो आ ही चुका है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा कि मैं ये काम करूंगा तो करूंगा ही, रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएंगे भाई, इसके काफी सारे शब्द बन गए है ना। स्टेडफास्टनेस हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, ऑब्ड्यूरेसी हो गया, स्टबरनेस हो गया, ऑब्स्टिनेसी हो गया, ये सारे के सारे होते हैं हट और जिद, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में देखते हैं इग्नोरेंस किसको बोलते हैं? इग्नोरेंस, जब हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं है, वो इग्नोरेंस होती है। मोनोटोनस, मोनो का मतलब एक, टून, टोन का मतलब धुन, एक ही एक धुन सुनाई जाए तो वो क्या हो जाएगा? बोरिंग, बोरिंग। ब्लीक, ड्रीरी, ठीक है, बोरिंग हो जाएगा, उसको बोरिंग बोलेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई। टेडियस जिसको बोल सकते हैं, टेडियस भी जिसको बोल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन इन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। जंबल्ड ऑर्डर दे रखा है, पैरा जंबल, और हमें उसका बेटा सीक्वेंस सेट करना है। तो इन नवंबर, नवंबर में लक्ष्मण फेल। अब लक्ष्मण क्या चीज है यहाँ पर? सब्जेक्ट। फेल क्या चीज है? वर्ब। तो अपना ए है वो, पी है वो, एक नंबर पर आ जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा। तो पी वाले कितने हैं? ये 3 है। इन तीनों में से कोई एक आएगा, या ये और फिर या ये। अब फेल के बाद में देखो क्या दे रखा है। अब एक चीज और देखो, एंड के बाद में क्या देखा है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की स्पेलिंग जरूर याद करो, ये पेपर में पूछी जाती है बहुत बार। न्यूमोनिया कोई बीमारी है, तो एंड के अगर बाद में कोई बीमारी है तो एंड से पहले भी क्या होगा? कोई बीमारी होगी, क्योंकि एंड है वो सिमिलर शब्दों को जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर फीवर दे रखा, विद फीवर, फीवर है, ये भी तो बीमारी का ही नाम है। तो इसका मतलब क्यू जाएगा, और क्यू के बाद में क्या जाएगा? आर जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो पी से शुरू हो जाए, जिसमें क्यू के बाद में आर हो। पी से शुरू हो जाए, पी से तो शुरू हो जाए, क्यू के बाद में आर, और इसमें क्यू के बाद में आर नहीं है, और इसमें भी क्यू के बाद में आर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। लक्ष्मण फेल, इसके बाद में सीरियसली बनेगा ये पी, सबसे पहले पी। लक्ष्मण फेल सीरियसली इल, तो इसके बाद में आ जाएगा आर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हो जाएगा क्यू विद फीवर, और उसके बाद में आ जाएगा एस, इसके बाद में आ जाएगा एस। पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ये बनेगा बेटा पी आर क्यू एस। आंसर बनेगा अपना ये पी आर क्यू एस, क्योंकि सबसे पहले लक्ष्मण फेल इल, ठीक है ना। अब फेल, फेल इल, ये देखो फेल के बाद में क्या हो जाएगा? इल आ जाएगा, फेल इल, ठीक है ना। फिर इसके पहले कौन चला जाएगा? इसके पहले ये चला जाएगा। तो पी आर और क्यू एस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं भाई। दे क्या रखा है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। किसी सेंटेंस को कितने टुकड़ों में बांट रखा है? 5 में, 5 सेगमेंट्स। लेकिन ये तो 4 ही है, ये तो 4 ही है, तो 5 नहीं बेटा, 4 होना चाहिए था यहाँ पर। द फर्स्ट सेगमेंट हैज नो एरर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, सेंटेंस को 5 टुकड़ों में बांट रखा भी, देखो 1 2 3 4 और 5, सही बात है, 5 टुकड़ों में बांट रखा है। और इसने दे रखा है कि पहले में कोई गड़बड़ नहीं है। ये देखो फर्स्ट सेगमेंट हैज नो एरर, इस पहले वाले सेगमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। आगे वालों में चेक करना है। तो क्या दे रखा है? द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके आगे वर्ब क्या है? इंक्रीज, ये हो गई हमारी वर्ब।
ठीक है ना, एवरीडे ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है ना। अब ये देखो आ गया सिंस यहाँ पर, तो अब हमें पता है कि या तो सिंस आ जाए या फॉर आ जाए या ऑल आ जाए और इसके बाद में आ जाए टाइम बताने वाला कोई शब्द। तो देखो लास्ट और दिसंबर, तो ये आ गया समय। तो जब ये आ गया तो इनके पहले हमें क्या लगाना है, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना। फ्यूचर का वाक्य तो क्या लगा दो, शैल या विल, और इन दोनों के साथ में क्या लगा दो, हैव लगा दो, ठीक है ना। इनके बाद क्या लगा दो, बीन, और फिर लगा दो इनके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी लगा दो, ठीक है। तो अब क्या लगा देंगे इसमें, क्या बन जाएगा, इंक्रीज्ड नहीं, इंक्रीज्ड नहीं, क्या बन जाएगा, हैज बीन, हैव बीन इंक्रीजिंग। अब इसमें हैव बीन इंक्रीजिंग क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेडिसिन नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला है, प्राइसेस है, तो प्राइसेस एक एक ज्यादा, देखो प्राइस का बहुवचन बना रखा है, तो क्या बन जाएगा, हैव बीन और इंक्रीजिंग, हैव बीन और हो जाएगा इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा। तो कीमत किसकी, दवाइयों की कीमतें हैव बीन इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है, कब से, कब रोजाना, कब से, लास्ट दिसंबर से, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसका आपको अर्थ बताना है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए, आई नोट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंस लास्ट दिसंबर। अब इसका उत्तर है हैव नॉट पेड, एक तो है हैव नॉट पेड, ये तो ए ऑप्शन है, और एक इसका ऑप्शन है हैव नॉट बीन और पेइंग। बताओ दोनों में से कौन सा आंसर बनेगा, आप अपनी तरफ से इसका उत्तर चेक करना, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, तो इसमें हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नहीं होगा, यहाँ पर हैव बीन इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को दे क्या रखा है भाई, इन द गिवन सेंटेंस ए स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 टुकड़ों में कोई स्टेटमेंट को बांट रखा है, ठीक है ना। रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स, सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको हमें रीअरेंज करना है, तो भाई OPQRS है, इनको हमें एक सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चा एक बात बताओ मुझे, सेंटेंस शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से, और उसके बाद में क्या आती है, वर्ब आती है, उसके बाद में कौन आती है, वर्ब आती है। तो अब इसमें देखो वर्ब क्या चीज है, एक तो आर वर्ब है और एक डू वर्ब है। तो ये वाक्य या तो देर से शुरू होगा और या फिर चिल्ड्रन से। अब यहाँ पर देर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, यहाँ पर चिल्ड्रन किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो बच्चा देखो पी से कोई वाक्य शुरू हो रहा है क्या, पी से, पी से, पी से, पी से 2 शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। एस से कोई वाक्य शुरू हो रहा है क्या, हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, इन दोनों में से है, ठीक है ना। अब देखो पी के बाद में क्यों आएगा, इसने दे रखा है कि पी के बाद में क्यों आएगा, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा, पी के बाद में क्यों है तो इसके बाद में ये आ जाएगा, पी के बाद में क्यों आ जाएगा। अब पी क्यू के बाद में एक में तो ओ है और एक में आर है, तो अब अपने चेक करते हैं क्या आएगा। देखो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इवन पेरेंट्स वुड। अब देखो WH वर्ड आ गया, अब ये WH वर्ड वाक्य के बीच में WH वर्ड है, तो काम किसका कर रहा है, कंजंक्शन का, ठीक है ना। और कंजंक्शन के तुरंत बाद में ये कौन आ गया, पेरेंट्स है, ये कौन आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ये वुड क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और या फिर हमें चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्योंकि जब मोडाल आ गया ना, तो मोडाल के बाद में या तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब देखो इसके बाद में ये तो आ नहीं सकता, ये तो आएगा नहीं क्योंकि तो शुरुआत में आ चुका है। तो अब इसके बाद में वुड के बाद में मोर भी नहीं आ सकता, वुड के बाद में चिल्ड्रन भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, वुड के बाद में ऑल्सो और बेनिफिट आ जाएगा। बेनिफिट है ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी के बाद में क्या जाएगा, क्यू जाएगा, क्यू के बाद में ओ जाएगा, तो PQO यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। देखो यहाँ पर ये WH वर्ड आ गया, WH वर्ड के बाद में पेरेंट्स आ गया, सब्जेक्ट, इसके बाद में मोडाल आ गया, मोडाल के बाद में हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि मोडाल अकेले तो कभी आ ही नहीं सकते मेन वर्ब के बिना। तो इसमें देखो बेटा ये बेनिफिट है, ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और हमें पता है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में बिल्कुल एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है बीच में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, PQRS ये आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में दे क्या रखा, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी शब्द दे रखा। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना किसी चीज को, उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेशन का मतलब होता है, एक्सेशन का मतलब क्या होता है, राजा बनना या कोई शक्तिशाली पोस्ट पर जाना, ठीक है ना। तो टू ऑक्यूपाई
ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ पावर या ऑथोरिटी, पावर भी बोल सकते हैं, ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं। या पोजीशन किसकी ग्रहण करना, राजा बन जाना, ठीक है ना। या क्या बन जाना, कोई औरत है तो उसका रानी बन जाना, तो उसने क्या कर लिया, एक्सेशन कर लिया, एक्सेशन कर लिया। इसको बोल सकते हैं कोरोनेशन, कोरोनेशन, राज तिलक। इसका सिनोनिम बताना है तो क्या बना दो, कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, और राज तिलक कब बनता है, जब आदमी कोई पदभार ग्रहण करता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। सैंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मंजूरी मिल जाना। अगर किसी का लोन मंजूर हो जाए तो उसका लोन रद्द हो गया या मंजूर हो गया, मंजूर हो गया, एंडोर्स कर लिया उसको। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, मंजूर हो जाना कोई चीज। जब कोई सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म स्टार है और या कोई क्रिकेटर है, जब वो कोई ऐड करना मंजूर करता है तो उसके पास वो एंडोर्समेंट आ जाता है उस चीज का, ठीक है ना। अप्रूव करना, उसको क्या बोल सकते हैं अपने, अप्रूव करना, उसको अपन बोल सकते हैं अप्रूव करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा। एक्रेडिट भी बोल सकते हैं जिसको, एक्रेडिट, एक्रेडिट करना भी बोल सकते हैं जिसको। तो अफर्मेटिव का उल्टा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। एक्विएसेंस, इसकी स्पेलिंग बहुत बार आती है पेपर में, बहुत बार आती है पेपर में। एक्विएसेंस, ये बना हुआ किसी एक्विस से, ACQUIESCE, एक्विस, ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ दिया, एक्विस तो है, इसने सेंस और जोड़ दिया इसने साथ में, सेंस, SENCE, तो क्या बन जाएगा, एक्विएसेंस बन जाएगा। एक्विएसेंस का मतलब क्या होता है, सहमत हो जाना, सहमति दे जाना, शांत शांत भाव से। तो क्या हो जाएगा, कैसी परमिशन हो जाएगी, परमिशन दे देना, परमिशन दे देना, या क्या कर देना, सबमिशन, सबमिशन हो जाना, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, परमिशन देना बोल सकते हैं इसको, सबमिशन करना बोल सकते हैं। सबमिशन करने का मतलब भी क्या होता है, अनुमति देना। अच्छा, अनुमति देने को अपने कंसेंट करना भी बोल सकते हैं। कंसेंट का मतलब भी सहमति देना, ठीक है ना। और एसेंट का मतलब भी सहमति देना, एसेंट, एसेंट का मतलब भी सहमति देना। अच्छा, इसको पैसिव भी बोल सकते हैं, पैसिव परमिशन भी बोल सकते हैं, पैसिव भी बोल सकते हैं इसको। पैसिव मतलब बंदे ने ज्यादा हु अल्लाह नहीं किया, चल ठीक है तो ठीक है बस, तो वो कैसी परमिशन है, पैसिव। और वो सबमिशन कैसा है, पैसिव सबमिशन है। उसमें इसमें बंदा ज्यादा मतलब हील उज्जत नहीं करता है, निष्क्रिय रूप से सहमति दे देता है, ठीक है ना। तो ये सारे एक्विस के, एक्विएसेंस के सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा 16 का हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है हमें, ठीक है। शब्द क्या है, वन हु स्पीक्स लेस, वन हु स्पीक्स जो बोलता है, लेस थोड़ा, इन ए फॉर्म, फॉर्म किसको बोलते हैं भाई, ऐसी जगह है जहां पे लोग बैठते हैं और आपस में अपने विचार शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ओपिनियंस को शेयर भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। तो वो क्या हो सकता है, पैनल होता है, लोगों का वो पैनल है। सिंपेजियम इसके लिए प्यारा सा शब्द है, सिंपेजियम, ठीक है ना। कॉन्वेंशन इसके लिए बढ़िया सा शब्द है, कॉन्वेंशन। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द है असेंबली, 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 ठीक है ना। और इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द और होता है मेरे दिमाग में से, पार्लेंस, पार्लेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। ये सारे के सारे किसके शब्द है, किसके सिनोनिम है, फॉर्म के, फोरम के। तो अब मुझे बात बताओ क्या करना है भाई, एक बंदा जो फॉर्म में कम बोलता है, जो कि मीटिंग वगैरह में कम बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। ऐसा आदमी कौन होता है, रेटिसेंट। इसके लिए अपन बोल सकते हैं लैकोनिक, लैकोनिक, कम बोलने वाले आदमी को बोलते हैं लैकोनिक, ठीक है ना। अच्छा, गेबी, गेबी शब्द किससे बना हुआ है, एक मुहावरा याद रखना है आपको, गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब। और या जिसको बोल सकते हैं गिफ्ट ऑफ ग्लिब, ग्लिब। इन गैब और ग्लिब का मतलब होता है टंग, टंग का मतलब होता है जुबान, जुबान किसके लिए जानी जाती है, बोलने के लिए। तो गिफ्ट ऑफ गैब और गिफ्ट ऑफ ग्लिब का मतलब होता है बोलने में एक्सपर्ट आदमी। जो बंदा कैसा आदमी, आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट। ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेट, बोलने में एक्सपर्ट है जो आदमी, बोलने में आर्टिकुलेट। ये बेटा LARIAT है, आर्टिकुलेट, है ना। अच्छा, तो लोकेशियस, ये दोनों एक ही है भाई, ये दोनों एक ही है। गेबी भी ज्यादा बोलने वाला, बोलने में एक्सपर्ट है, और लोकेशियस आदमी है तो वो भी कैसा है, बोलने में एक्सपर्ट है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट आदमी, ठीक है ना। चैटर बॉक्स आदमी, ज्यादा बातें करने वाला है तो कैसा हो जाएगा, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स। गैरुलस, गैरुलस, ठीक है ना। वर्बोस, वर्बोस, शब्दों से भरा हुआ। तो इन सभी का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में एक्सेंट्रिक, सनकी। एक्सेंट्रिक आदमी कैसा होता है, सनकी, सनकी आदमी कैसा होता है, व्हीमसिकल, 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 ठीक है ना। कैप्रेशियस, कैप्रेशियस,
कैप्रिशियस सनकी आदमी, मोजी आदमी, जिसके मन में आ जाए वैसे ही चलता है। इंपल्सिव, इंपल्सिव आदमी, इंपल्सिव, ठीक है ना। और इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द होता है इंपल्सिव, एक होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल आदमी, वोलेटाइल, ठीक है ना। और इसका हाँ, वोलेटाइल, इंपल्सिव, कैप्रिशियस, whimsical और एक्सेंट्रिक कैसे आदमी होती है? सनकी, मनमोजी आदमी, जैसा मन में आ गया वैसा कर देते हैं काम, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? कम बोलने वाला है वो कौन होता है? रेटिसेंट। रेटिसेंट के लिए मैं आपको एक शब्द बता सकता हूँ, बता दिया था मैंने, अभी आपको बताया था रेटिसेंट का क्या बताया था? लैकोनिक आदमी, कम बोलने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें भी फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एन इंपॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण आदमी, हु रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है हिज और हर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में जाकर के अपने देश का रिप्रेजेंट करने वाला आदमी, एम्बेसडर। हर देश में अपना एक राजदूत होता है कि नहीं होता है? तो वो बेटा एम्बेसडर ही तो होता है, वो राजदूत, उसको बोलते हैं राजदूत। एमेच्योर, एमेच्योर आदमी कौन होता है? जो किसी काम को सिर्फ मौज मस्ती के लिए करता है, पैसों के लिए नहीं करता। वन हु, एक आदमी जो टैक्स पार्ट, टैक्स पार्ट मतलब हिस्सा लेता है किसमें? इन एन एक्टिविटी, किसी भी गतिविधि में। एक्टिविटी मतलब गतिविधि में, किसके लिए? फॉर प्लेजर, सिर्फ मौज मस्ती के लिए। नॉट फॉर मनी, पैसों के लिए नहीं, नॉट फॉर मनी, पैसों के लिए नहीं। तो ऐसे आदमी के लिए 3-4 शब्द लिखाता हूं। नॉन प्रोफेशनल है वो आदमी। प्रोफेशनल कौन होते हैं? एमेच्योर का बिल्कुल उल्टा, एमेच्योर का बिल्कुल उल्टा होता है प्रोफेशनल, जो पैसों के लिए काम करता है, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द होता है संडे, इसके लिए एक शब्द होता है नाइव, नाइव, ठीक है ना। और इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द मेरे याद आ रहा है, डाइलिटेंटी। ये जरूर याद रखना है आपको, इसके लिए एक शब्द याद रखना है, डाइलिटेंटी, DILETANTE, डाइलिटेंटी, जिसको डाइलिटेंट बोलते हैं, डाइलिटेंट। तो डाइलिटेंट कैसा आदमी हो जाएगा? नॉन प्रोफेशनल आदमी, जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए काम करता है, ना कि पैसों के लिए काम करता है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो भाई, इसके बाद में देखो एनोनिम्स, एनोनिम्स जिसका नाम, निम का मतलब नाम, निम का मतलब नाम, ए लग गया तो जिसके नाम को कोई नहीं जानता, जिसका नाम कोई जानता, कोई नहीं जानता। वन, एक आदमी, हुज नेम इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, जिसका नाम किसी को पता नहीं है। या नॉट मेड पब्लिक, जिसका नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुआ, नॉट मेड पब्लिक, जिसके नाम को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, ठीक है ना, जिसका नाम जनता नहीं जानती। नेमलेस, उसको क्या बोल सकते हैं अपने? नेमलेस। अननेम्ड, जिसका अभी नाम नहीं रखा गया है, ठीक है ना। अनआइडेंटिफाइड, अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हुई है, अनआइडेंटिफाइड, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, लेकिन बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, बदले में कोई उम्मीद नहीं है कि लोग मेरे लिए कुछ करेंगे। तो ऐसे आदमी होते हैं बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर, ठीक है। ऐसे आदमी होते हैं ह्यूमैनिटेरियन, ऐसे आदमियों को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है ना। ऐसे आदमियों को बोल सकते हैं फिलएंथ्रोप, फिलएंथ्रोप, ठीक है ना। और बेटा इस एंथ्रोप की जगह एंथ्रोपिस्ट भी लगाया हुआ मिल सकता है, फिलएंथ्रोपिस्ट भी लगाया हुआ मिल सकता है। डोनर मतलब दान देने वाले, दानी लोग। तो ये सभी होते हैं आल्ट्रुइस्ट। अच्छा, आल्ट्रुइस्ट लोग लोगों की हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के, इन रिटर्न, उसको कोई, उनको कोई उम्मीद नहीं होती कि बदले में कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे आदमियों को आल्ट्रुइस्ट बोला जाता है, ठीक है। चलो बच्चा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या बन गया हमारा? अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला, तो एम्बेसडर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है? एक्टिव वॉइस, हमें इसका बनाना है एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। तो हमें दे क्या रखा है? मोडाल, हमें दे रखा है मोडाल, साथ में बी, और थर्ड फॉर्म हमें क्या बनाना पड़ेगा? या तो विल आएगा और या शेल आएगा, मोडाल तो आएगा ही। बी को अपन हटा देंगे और बी को हटाएंगे तो हमें पहली फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मोडाल, मोडाल के साथ पहली फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस है, और मोडाल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बेटा जिसमें भी विल प्लस पहली फॉर्म होगी वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा एक ही है ऐसा, ये देखो विल प्लस पहली फॉर्म वाला, बाकी तो किसी में विल दे ही नहीं रखा, किसी में नहीं दे रखा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें भी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है? पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन, शब्दों को अंडरलाइन कर रखा है। आइडेंटिफाई द पार्ट, उस पार्ट को पहचानो, हैज एन एरर, जिसमें गलती है, जिसमें कोई ना कोई एरर दे रखी हो। तो आल्दो, हालांकि, द टीम हैड ट्रेंड, टीम ने क्या काम किया था?
प्रशिक्षण दिया था। ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग होता है ना। डिलीजेंटली, पूरी मेहनत से। डिलीजेंट शब्द को ऐसे याद रख लो, डिली और आगे लिख लो जेंट। इससे तो याद रख लो दिल्ली, से तो याद रख लो दिल्ली, ठीक है। जेंट से याद रख लो जनता, ठीक है ना। तो दिल्ली की जनता कैसी है? आलसी है, मेहनती है। अगर मेहनती नहीं है तो दिल्ली जैसे शहर में टिक ही नहीं सकते। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है ना। तो टीम ने ट्रेनिंग करी कैसे? बड़ी मेहनत के साथ, कितने टाइम, महीनों तक। फिर क्या हुआ? अब इस देह का युद्ध हो रहा है टीम के लिए। टीम क्या कर गई? ओवरवेलम कर गई। किसके द्वारा? बाई ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स कौन होते हैं? विरोधी, विरोधियों से। और विरोधियों की टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब चाल, विरोधियों की चाल से। तो टीम दब गई यहाँ पर। ओवरवेलम करने का मतलब दब गई टीम यहाँ पर, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में काम कितने दे रखी है? पास्ट के दो काम दे रखी है। एक तो टीम ने किया ट्रेनिंग, एक तो टीम ने ट्रेनिंग किया। दूसरा टीम ओवरवेलम कर गई, दब गई, ओवरवेलम कर गई। ओवरवेलम का मतलब दब जाना, इमोशनल हो जाना। ओवरवेलम कर गई। बेटा दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ? दोनों के दोनों काम पास्ट के है। दोनों के दोनों काम कब हुए? पास्ट में। लेकिन ये काम तो हुआ पहले और ये काम हुआ बाद में, ठीक है ना। क्योंकि पहले ट्रेनिंग मिली और परफॉर्म तो बाद में किया है ना उन्होंने जाकर के। और परफॉर्म किया तो वो क्या हो गए? वहां पर जाकर ओवरवेलम हो गए। तो पास्ट में जो काम पहले होता है उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और पास्ट में जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। एक वाक्य में कितने काम दे रखे हो? दो। दोनों के दोनों कब हुए? पास्ट में। उनमें जो पहले काम हुआ उसमें तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करो, और जो बाद में हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करो। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? कायदे से यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। यहां पर क्या होनी चाहिए थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। अब ध्यान दो, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? टीम। अच्छा, और ओवरवेलम, टीम ने ओवरवेलम हुआ या टीम को ओवरवेलम कर दिया गया? टीम को ओवरवेलम कर दिया गया। देखो आगे बाई लगा रखा, बाई प्लस ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स के द्वारा, ओपोनेंट्स की टैक्टिक्स के द्वारा। तो जब के द्वारा वाला स्ट्रक्चर है तो वाक्य पैसिव वॉइस का हो गया। तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वोज या वर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का है, और इसमें वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो तो वाक्य किसका बन जाएगा? पैसिव का बन जाएगा। वाक्य पैसिव का बन जाएगा। तो बच्चा हमें यहाँ पर हेड का यूज नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? वर। क्योंकि दे प्लूरल है तो मैं वोज तो लगा नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर वर लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो हेड ओवरवेलम्ड वाला यही गलत हो जाएगा, यहाँ पर वर होना चाहिए था, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? हाँ, पैसेज आ गया, अभी कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो पैसेज आ गया। ए लेटर केम, एक पत्र आया, टू इन्फॉर्म देम, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो सुनर, जल्दी ही, वेन, जब, फॉर के लिए, अनलेस, है ना। तो बताइए इसमें से क्या आना चाहिए? इसमें से ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं बता देता हूं आपको। केम का मतलब आया। कोई भी वर्ब जो आना या जाना बताती है, कम, गो, रीच, अराइव, ठीक है। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब अलविदा होना, रवाना होना। गेट, पहुंचना। इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो बेटा आपको यहां पर क्या लगा दो? यहां पर वेन लगा दो। क्योंकि इन वर्ब का मतलब होता है, इन सभी का मतलब होता है समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कहीं पर आना या जाना बताया जा रहा है तो वहां पर बात किसकी हो रही है? समय की। और समय के लिए किसका यूज करना है? वेन का। और अगर कारण की बात होती तब हम लगाते अनलेस। अनलेस के बाद कौन सा वाक्य आता है? कारण बताने वाला। जैसे मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, कारण अगर वो मुझे नहीं बुलाएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अनलेस ही इनवाइट्स मी, जब तक वो मुझे नहीं इनवाइट करेगा। तो वेन लगा दो। तो क्या हो जाएगा? वेन ए लेटर केम, जब एक पत्र आया, तो इन्फॉर्म देम, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। क्या इन्फॉर्म करने के लिए? अब दैट आ गया यहां पर, कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन आ गया। तो अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर? राकाज मदर तारा। ये दो बंदे नहीं है, राका की माँ और तारा दो आदमी नहीं है। राका की मदर है, वही कौन है? तारा है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। हेड अनदर, और ये इसकी वर्ब आ गई, ये रिवर्ब इसकी, ये रिवर्ब। हेड अनदर ब्रेकडाउन, जब उसको पता लगा, जब एक पत्र आया और उस पत्र से सूचना मिली कि राका की माँ तारा को क्या हुआ? एक ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन मतलब कोई बीमारी हो जाना, ठीक है ना, एकदम से नर्वस ब्रेकडाउन हो गई। एंड वोज इन नर्सिंग होम, और एक बार फिर से वर्ब आ गई वोज। तो इस वोज का सब्जेक्ट कौन है? वोज का सब्जेक्ट यहाँ पर तारा ही है, यहाँ पर तारा ही है। तारा कहाँ थी? इन नर्सिंग रूम, नर्सिंग होम में थी। इन जिनेवा, जिनेवा शहर में, जिनेवा का जी कैपिटल है तो जिनेवा शहर हो गया। एंड दैट, अब ये दैट आ गया कंजंक्शन, इसके बाद में फिर से सब्जेक्ट आ गया। अब की बार सब्जेक्ट कौन है? राकाज ग्रैंडमदर आशा, ये नया सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया नया सब्जेक्ट। इसकी वर्ब कौन है? इसकी वर्ब है वोज फ्लाइंग, वोज फ्लाइंग, ये इसकी वर्ब आ जाएगी, है ना। तो राकाज ग्रैंडमदर, राका की दादी मां आशा क्या कर रही थी? वोज फ्लाइंग, फ्लाई मतलब एरोप्लेन से जा रही थी। कहां पर?
कहां पर जा रही थी? स्विट्जरलैंड, टू बी विद हर, उसके साथ होने के लिए। किसके साथ होने के लिए? इस राका की मां के लिए। राका की मां तारा बीमार है, तो उससे मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए कौन जा रही है? कौन जा रही है? राका की दादी कौन है? आशा जा रही है। समझ में आ गई बात? तो ये बीच में क्या दे रखा है? सीन। अब ये यहां पर वर्ब नहीं है, ये यहां पर वर्ब नहीं है, इसलिए हमें इसके पहले हैज ए हेड का यूज नहीं करना। देखो, या कोई इजारम वोजवर का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकता, इजारम नहीं लगा सकता, वोजवर नहीं लगा सकता, हेज हेड नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। अगर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा तो ये मेन वर्ब बन जाएगी, और अगर ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब है तो मुझे यहां पर क्या चाहिए होगा? फिर मुझे यहां पर सब्जेक्ट चाहिए होगा, और अगर यहां पर कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा तो फिर यहां पर एक कंजंक्शन भी चाहिए होगा, जबकि ऐसा यहां पर कुछ दे ही नहीं रखा। ना तो यहां पर कोई सब्जेक्ट दे रखा है और ना यहां पर कोई कंजंक्शन दे रखा है। तो अब मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा? चेक करते हैं। देखो क्या लगाना पड़ेगा हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? ये देखो, हेज, हे और हेड, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकता, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैविंग लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ गई ना बात? हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा सकता? अगर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा तो ये बन जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा और हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर मुझे सब्जेक्ट चाहिए होगा, और सब्जेक्ट ये तो है नहीं। अगर ये सब्जेक्ट होता तो फिर यहां पर कोमा क्यों लगाता? हाँ, ये है तो सब्जेक्ट, लेकिन ये तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है ना? ये जो सब्जेक्ट है वो तो इस वर्ब का है, तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? हेज और हेड नहीं, हैविंग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो हैविंग सीन, देखने के बाद, किसको? अनदर ग्रैंड चाइल्ड, अपने एक और पोते को देखने के बाद में, सेफली इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में। ठीक है ना? अच्छा, अब वो दादी है, वो क्या कर रही है? राका की मां तारा है, उसको नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई है। फिर उसकी दादी आशा है, वो उसे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड आ रही है, उसके साथ होने के लिए। नंदा, अब एक तीसरी बंदी और आ गई बीच में, कोई नंदा। नंदा कौल, नंदा कौल। अब इस नंदा कौल ने क्या किया? चेक करते हैं भाई। इस नंदा कौल ने क्या किया है? नंदा कौल ने हर लिप्स, अपने होठों को क्या कर लिया? स्टिक से बना हुआ शब्द है चिपकाना, होठ चिपका लिए। जैसे फेविस्टिक होती है तो स्टिक का मतलब चिपकाना, डस्ट, और डस्ट का मतलब धूल लगा ली होठों पे। पर्स और डर्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट का है ना। यहां पर केम है, ये भी सेकंड फॉर्म है, हेड है, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो पूरा वाक्य किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, तो मैं डर्ट तो लगा नहीं सकता। तो मैं या तो ये सेकंड फॉर्म लगाऊं, या ये सेकंड फॉर्म लगाऊं, या ये सेकंड फॉर्म लगाऊं। अब चिपकाना तो हो नहीं सकता कि उसने अपने होठों को कोई गम लगा लिया, गोंद लगा लिया, या होठों पर धूल लगा लिए, तो हो नहीं सकता। पर्स कर लिया, पर्स लिप्स। पर्स लिप्स का मतलब होता है, आपने ऐसे पर्स देखे क्या जिनके ऊपर रस्सी होती है, ऐसे रस्सी खींचती है तो वो उसका मुंह बंद हो जाता है, रस्सी को ऐसे खोलती है तो वो पर्स खुल जाता है। तो जब पर्स को बंद कर देते हैं तो उसकी तरह होठ कर लिए। जब आदमी ऐसे ऐसे करता है, अपने होठों को ऐसे करता है, तो मतलब वो किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, मना कर रहा होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? तो इसका मतलब पर्स द लिप्स। पर्स लिप्स का मतलब होता है, पर्स लिप्स का मतलब होता है किसी चीज को ना मानना, अस्वीकार करना। पर्स लिप्स मतलब ना मानना किसी चीज को। तो नंदा कौल ने बात को नहीं माना, और उसने क्या किया? इस नंदा कौल ने क्या किया? द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर, जो ब्लू शीट्स ऑफ पेपर है, कागजों, कैसे कागज है? ब्लू शीट्स ऑफ पेपर। ब्लू शीट्स ऑफ पेपर का मतलब होता है कोई जमीन वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, पेपर्स होते हैं, उनको ब्लू शीट्स बोलते हैं, ब्लू शीट्स ऑफ पेपर बोलते हैं उसको। तो उनको क्या किया भाई उसने? अब देखो इसने क्या किया? नंदा कौल है, इसने क्या किया? उन कागजों को, उसने कागजों को क्या किया? टक अवे। टक, टक का मतलब होता है चुपके से जेब आदि में डाल देना। आप अपनी पेंट को, शर्ट को पेंट के अंदर डालते हो तो उसको भी क्या करना बोलते हैं? टक करना बोलते हैं। तो टक का मतलब होता है छुपा लेना। हिड का मतलब भी छुपा लेना। टक और हिड दोनों का मतलब होता है छुपा लेना। हाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पहली फॉर्म हाइड, दूसरी हिड, और तीसरी हिडन। तो अगर मैं टक लिखूंगा तब तो मुझे हिड भी लगाना पड़ेगा, छुपाना लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि दोनों का मीनिंग एक है। या क्लियर अप, उसने कागजों को क्लियर अप कर दिया। क्लियर का मतलब साफ कर दिया, और फोल्ड अप मतलब तह किया। फोल्ड करने का मतलब तय करना, और अनफोल्ड का मतलब सीधा करना। तो बताओ कागजों को क्या किया उसने? विद दैट डिस्टेस्टफुल स्क्रोल एंड हिड देम। हिड मतलब छुपा दिया, देम उनको। अब इस देम का यूज किसके लिए हो रहा है? पेपर्स को कहां छुपा दिया? डेस्क में। तो छुपाया तो नहीं है, क्योंकि छुपाने की बात तो बाद में लिखी है। तो पहले उसने कागजों को क्या किया होगा? फोल्ड किया होगा, उनको तह किया, कागजों को ऐसे तह कर दिया, और फिर उसको डेस्क में छुपा दिया। तो अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, फिर इस चौथे वाले में क्या आना चाहिए, नहीं इस पांचवें में क्या आना चाहिए, देखते हैं पांचवें में क्या आना चाहिए भाई। पांचवें में आना चाहिए उसने क्या किया? कागजों को फोल्ड किया, फोल्डेड अप, कागजों को तह किया। द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर, जो कागज की जो नीली शीटें हैं, मतलब जो कागज है, उनको फोल्ड किया। विद दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल। डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या होता है? घृणा के साथ, मतलब उसको बुरा लग रहा है, ठीक है ना?
स्प्रॉल अक्रॉस, स्प्रॉल के साथ हमेशा अक्रॉस आता है, स्प्रॉल के साथ हमेशा ही किसका यूज होता है, अक्रॉस का, स्प्रॉल अक्रॉस। और इसके दो अर्थ होते हैं, या तो कोई आदमी पसरा हुआ है, इसका मतलब होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, पसरा हुआ, कुर्सी पर है या फर्श पर ऐसे लेटा हुआ, हाथ भी एकदम लंबे कर रखे हैं, पैर भी लंबे कर रखे हैं, पसरा हुआ। या फिर कोई कागज है, वो कागज चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, उनको भी स्प्रॉल अक्रॉस करना बोलते हैं। तो मुझे स्प्रॉल की वजह से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मुझे अक्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं। आप अच्छे से बढ़िया हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू बेस्ट लक।